हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम आपको 4 दशकों तक मुंबई पर राज करने वाले पुलिस के एक हवलदार की बेटी, अंडरवर्ल्ड डॉन की बहन, माफिया क्वीन और अंडरवर्ल्ड दुनिया की गॉडमदर के नाम से मशहूर हसीना पारकर की दास्तां सुनाने जा रहे हैं। सन 1959 में पैदा हुई हसीना पारकर दाऊद से छोटी और 10 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थी। किस्मत का अजीब खेल देखिए। गुनहगारों का बादशाह दाऊद अब्राहिम के पिता अब्राहम कसकर मुंबई पुलिस में अदने से हवलदार थे। जब दाऊद और साबिर जवान हुए तो बम्बई के अंडरवर्ल्ड में उनका नाम का डंका बजने लगा था। उस जमाने में हालात ऐसे थे कि दाऊद के नाम से डोंगरी क्या पूरा बम्बई कांपता था। उस समय हसीना महज 17 बरस की थी। उसका निकाह इस्माइल नामक बॉलीवुड के एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ कर दिया गया था। हसीना और इस्माइल का इश्क किसी लव स्टोरी से कम नहीं था। शादी के बाद इस्माइल ने फिल्म लाइन छोड़ दी और एक छोटा सा होटल बम्बई के नागपुर इलाके में खोल लिया। इस खुशहाल परिवार में हसीना ने 2 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। तब तक हसीना के भाई दाऊद के अपराधों ने दाऊद को 80 के दशक में ही भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन बाहर बैठकर भी वो बम्बई चलाता था। उस समय दाऊद को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो था BRA गैंग, बाबू रश्मि, राम नारायण और अरुण ग्वाली का गैंग। जैसे एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकते, वैसे बम्बई शहर में 2 गैंग राज नहीं कर सकते थे। फिर शुरू हुआ सिलसिला गैंग वॉर और एनकाउंटर्स का। गैंग वॉर में बाबू रश्मि और राम नारायण की मौत हो गई और एक और गैंग वॉर में अरुण ग्वाली के भाई और पिता की भी मौत हो गई थी। ग्वाली बदले की आग में जल रहा था। उसने अपने दोस्त, अपने भाई और अपने पिता को खोया था। इस सब का जिम्मेदार था दाऊद और उससे बदला लिए बगैर ग्वाली शांत नहीं बैठने वाला था। लेकिन उस समय दाऊद बम्बई क्या, इंडिया में नहीं था और उसका पता किसी को नहीं पता था। दाऊद ने उसके भाई को मारा था। उसके जवाब में ग्वाली भी उसके परिवार पर हमला करने वाला था। 20 जुलाई 1991 को इस्माइल अपने होटल के काउंटर पर बैठा था कि तभी कार में कुछ लोग आए और इस्माइल को भून कर चले गए। इस्माइल लहूलुहान पड़ा था। हसीना अपने पति को लेकर अस्पताल के लिए दौड़ी, लेकिन इस्माइल ने हसीना की गोद में ही दम तोड़ दिया। उसके जाने के बाद हसीना जैसे मुस्कुराना ही भूल गई थी। पति इस्माइल की हत्या ने हसीना को पूरी तरह से कठोर बना दिया था। अपनी बहन की सुनी मांग दाऊद को जीने नहीं दे रही थी। अंडरवर्ल्ड का एक नियम था जो ना पुलिस न अंडरवर्ल्ड कभी तोड़ते थे। वो था परिवार वालों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, और वो नियम इस बार तोड़ा गया था और इस्माइल के हत्यारों को उसकी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। जब दाऊद ने अपने साथी राजन को बदले की बात की तो उसने कहा कि इस्माइल के हत्यारे जे हॉस्पिटल में टाइप से सिक्योरिटी के बीच एडमिट है। उसके बाहर आते ही उन्हें मार दिया जाएगा। गैंग में दूसरे शूटर्स सत्या और शकील ने यह मौका लपक लिया और उन्होंने कहा कि वो इस्माइल का बदला लेना चाहेंगे। फिर दाऊद ने उन्हें इजाजत दे दी। हमला इतना बड़ा था कि इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों तक की मौत हो गई थी। अब इस्माइल की हत्या का बदला लेने के बाद हसीना अपने घर नागपाड़ा के इलाके में शिफ्ट हो गई। यहाँ उसे जो घर पसंद आया था उसने उसका ताला तुड़वाकर रहना शुरू कर दिया और किसी ने उससे शिकायत भी नहीं की। अड्डा जमा और यहीं से हसीना के क्राइम की ओर अपना कदम बढ़ाया। दाऊद के भारत से जाने के बाद हसीना का काम दाऊद की 54 बेनाम संपत्ति की देखरेख करना था, लेकिन खुद धंधे में आने के बाद हसीना को अब इसमें मजा आने लगा और बेशुमार ताकत अपने इर्द गिर्द एहसानों के दबे लोग, हर अवैध लेन देन में हसीना मुंबई में हर इमारत बनने से पहले उसका हिस्सा तय होने लगा था। बम्बई को इस बार गॉडफादर नहीं, एक गॉडमदर मिल चुकी थी और उसका नाम था हसीना पारकर। 2006 में जब स्लम एरिया को रिडेवलपमेंट का काम जोर शोर से चल रहा था, तब हसीना ने बिल्डर कृष्णा से मिलकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। नामक इन्वेस्टर से 1 करोड़ रुपए लगवाए। कुछ दिक्कतें आई और वह प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। राजेश शाह ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई जब 1 करोड़ के बजाय उन्हें 70 लाख रुपए वापस मिले और हसीना ने कहा 30 लाख प्रोटेक्शन फीस है। पूरे पैसे ना लौटने के मामले में दिसंबर 2006 में जब विनोद क्राइम ब्रांच गए
तो वहाँ एफआईआर नहीं ली गई और फिर लाख हाथ पैर मारने के बाद आखिरकार एंटी करप्शन सेल के पास केस पहुंचा और 21 अप्रैल 2007 में एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हवाले यह केस कर दिया गया और फिर हसीना पारकर पर हुई पहली एफआईआर। वहीं हसीना पुलिस के डर से वो खुद दाऊद से के संपर्क में नहीं आती थी, लेकिन बताया जाता है कि उनके पास एक मैसेंजर का एक नेटवर्क था जो दोनों को आपस में बनाए रखता था। मुंबई में कंस्ट्रक्शन का धंधा हो या मैटर सेटलमेंट या बॉलीवुड, सब धंधों में हसीना आपा का बोलबाला था। यह एक ऐसा वक्त था जब परिंदा भी पर फैलाने से पहले हसीना से परमिशन लेता था। इन सभी कामों में हसीना का बड़ा बेटा डेनिस धंधे में हसीना का हाथ बटाता था। हसीना का काम ऑर्डर लेना और डेनिस का काम उसे पूरा करना था। उसके अलावा एक और आदमी था, सलीम पटेल, जो हसीना का दाया हाथ था। इसी बीच हसीना ने अपनी एक बेटी की शादी एक बड़े बिजनेसमैन से करा दी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि तपाते सूरज को ढलना ही होता है, और अब वही ढलान हसीना की जिंदगी का भी आ गया था, क्योंकि बड़े बेटे दानिश की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद हसीना का लोगों से मिलना जुलना बेहद कम हो गया था और देखते ही देखते हसीना माइग्रेन की समस्या से पीड़ित हो गई, जिसके चलते वो ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। रमज़ान के महीने में हसीना ने रोज़ा रखा था। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और 6 अप्रैल 2014 को हसीना पारकर ने अपनी आखिरी सांसें ली। हसीना की अंतिम यात्रा में हजारों लोग जुट पड़े थे। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि दाऊद भी अपनी बहन के अंतिम दर्शन के लिए आएगा, लेकिन जुर्म की दुनिया का बेताब बादशाह होने के बावजूद भी एक भाई अपनी बहन के अंतिम दर्शन न कर सका। और इसी के साथ खत्म हुआ मुंबई में माफिया क्वीन हसीना पारकर का सफर। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।